सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। और हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। पॉइंट सोर्स चार्ज का मतलब जो क्यू आपके पास होता है उसको हम मानते हैं सोर्स चार्ज, फॉर एग्जाम्पल क्यू। और यहां पर कंडीशन क्या है कि आपके पास जो सोर्स चार्ज है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। देखो, जो पिछली वीडियो थी बेटा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो भी हमने पॉइंट चार्ज के से निकाली थी, लेकिन वहां पर जो पॉइंट सोर्स चार्ज है बेटा, वो हमने एज्यूम किया था कि पॉइंट सोर्स चार्ज कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या एज्यूम करना है कि आपके पास जो पॉइंट सोर्स चार्ज है वो ओरिजिन के बजाय इस एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है बेटा। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, यहां पर क्या हो गया, वाई एक्सिस। और इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो मैं यहां पर दो टेस्ट चार्ज ले लेता हूं बेटा, सॉरी एक सोर्स चार्ज लेंगे। ये मेरे पास रहेगा सोर्स चार्ज क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पर मैं क्या लूंगा बेटा, टेस्ट चार्ज क्यू नोट। अब यहां से मेरे को इनके क्या ड्रॉ करने बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। तो यहां से ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, और यहां से ये आ गया टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया R1 वेक्टर बेटा, और इसका नाम रख दिया R2 वेक्टर। ठीक है बेटा। अब देखो, यहां पर दो चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज आपस में क्या लगाएंगे बेटा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, किसका इफेक्ट स्टडी करना है, हमें हमेशा सोर्स चार्ज का इफेक्ट स्टडी करना है। तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और रिपेल कैसे करता है, सेंटर टू सेंटर। तो इस डायरेक्शन में ये क्या अप्लाई करेगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा एफ। ठीक है। तो यहां पर जो आपका ये दोनों हैं आपके पोजीशन वेक्टर, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को सी मान लेता हूं। जो आपकी बीसी लेंथ है, ये आपके पास कौन सा वेक्टर हो गया, बीसी हो गया बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसके डायरेक्शन है बी टू सी। इसके डायरेक्शन क्या लेंगे बेटा, हम बी टू सी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि फोर्स उस तरफ एक्ट कर रही है। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है सोर्स चार्ज की, वो उसके उस डायरेक्शन के अलोंग। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, आपके पास बीसी जो आपका, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसका मैं नाम रख देता हूं आर वेक्टर। ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल ओ बी सी में अगर मैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूं, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूं, तो क्या रहेगा बेटा, जो सेम ऑर्डर में वेक्टर हैं, जैसे कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ये सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल रहेगा, R2 वेक्टर के इक्वल। तो यहां से जो R वेक्टर की वैल्यू आएगी बेटा, सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी कि हम यहां पर जो सॉल्यूशन करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में करेंगे बेटा। जैसे हमने पहले भी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किया था, तो सिमिलरली यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो दूसरा जो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर है ए वेक्टर, उसके पास दो चीजें होती है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ए कैप। तो यहां से ए कैप की वैल्यू कितनी आती है, ए वेक्टर कंप्लीट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वाली चीज भी आपको जरूरत पड़ेगी, और ये वाली चीज की भी आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, कैसे लिखते हैं। कंसिडर सोर्स चार्ज Q at point B having position vector R1 and test charge Q naught at point C having position vector R2. F is the force exerted on test charge due to source charge Q. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। तो मैं लिखता हूं force experienced by
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। अब तो कितनी फोर्स लगेगी, तो कितनी फोर्स लगेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे कूलम्स लॉ। किसका इस्तेमाल करेंगे? कूलम्स लॉ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अप्लाइंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से बेटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमेशा फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और डिवाइडेड में उनका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बजाय के लिख देता हूं। दो चार्ज जो हमारे पास हैं वो है सोर्स चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, अपॉन डिस्टेंस। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? बीसी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी, ये वाली डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन वही है जो आर वेक्टर की। देखो आर वेक्टर इस तरीके से एक्ट कर रहा है फ्रॉम बी टू सी। तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी आर कैप। आर कैप यहां पर क्या है बेटा? आपका यूनिट वेक्टर है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? डायरेक्शन। देखो बेटा ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या आ गया इसका? ये आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या रहेगी? आर कैप। आर कैप लिख दो, या आर कैप की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? अलोंग बी सी, यानी कि बी से सी की तरफ। ये आपके पास आ गई बेटा फोर्स। अब बीसी की हमें वैल्यू पुट करनी है। बीसी की वैल्यू क्या है? आर वेक्टर। बीसी की वैल्यू क्या है बेटा? आर वेक्टर। तो ये फोर्स आपके पास आ जाएगी के क्यू क्यू नॉट बाय बीसी की जगह क्या है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में क्या है? आर कैप। अब आपको इस आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, और आर वेक्टर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आर वेक्टर की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मेरे पास जो फोर्स अब आएगी के क्यू क्यू नॉट आर वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और आर कैप की वैल्यू। अगर ए कैप की वैल्यू ये है तो देखो अगर आर वेक्टर को लिखूंगा इस तरीके से तो आर वेक्टर क्या आएगा बेटा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के लिए आर कैप। तो यहां से आर कैप का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आती है किसकी? आर कैप की। तो ये वैल्यू मैं आर कैप की यहां पुट कर देता हूं, तो कितना आएगा? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अब यहां से दोबारा हम आर वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे जो किसके इक्वल है? R2 माइनस R1। तो यहां पर जो फोर्स फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे के, दो चार्जेस इन्वॉल्व हैं के अपॉन इस तरीके से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन आर वेक्टर इज रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वहां से हमने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय अगेन देखो ये मैग्नीट्यूड में है, वो सिंपल वेक्टर की फॉर्म में है तो ये बार में ही आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनकी मॉडुलस में आएगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इस पूरी टर्म की पावर 2 है, इस पूरे की टर्म की पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो ये पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करिए बेटा। के क्यू क्यू नॉट इधर आ जाएगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स देन द पावर्स आर ऑलवेज एडेड। तो यहां पर आपके पास आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो हमने यहां पे कुछ अलग नहीं किया है, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। फोर्स को किसकी फॉर्म में कर लिया? वेक्टर फॉर्म में। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है बेटा? मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमने फोर्स कैलकुलेट क्यों करी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की तो वैल्यू आ गई, इसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? क्यों से, तो मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज आपका ओरिजिन के बजाय कहां रखा है? XY प्लेन में है
तो सिंपल है। अब मैं यहां पर f की वैल्यू इस इक्वेशन में f की वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं पुट वैल्यू ऑफ f वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर में जो f की वैल्यू आई है ये वाली यहां पर पुट कर दूं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू अगर मैं एज इट इज पुट कर दूं k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्यूब और ब्रैकेट में आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। एक ध्यान रखना बेटा, ये मोड है और ये ब्रैकेट है, इनमें डिफरेंस है। तो ये तो आ गया फोर्स की वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड करना चाहूंगा किससे, क्यू नॉट से। जैसे ही बेटा मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पूरी टर्म को क्यू नॉट से, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यू नॉट से क्यू नॉट वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उस सोर्स चार्ज की वजह से वो आई है के क्यू, और क्यू नॉट से क्यू नॉट तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल। और इधर क्या आएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब और ऊपर आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि k की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू आपको नहीं याद तो याद अभी तक हो जानी चाहिए, 9 इंटू 10⁹9 यूनिट हमने कैलकुलेट करी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी, यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट की वैल्यू पर डिपेंड कभी भी आपका नहीं करता। इतनी बात आई समझ में। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल फॉर्म में निकाली थी, ये हम मान लेते हैं कि आपके पास वेक्टर फॉर्म में है। जब हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी बेटा, पिछली वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो वो आई थी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर ड्यू टू एनी पॉइंट सोर्स चार्ज। ये कब आई थी बेटा, जब आपका सोर्स चार्ज कहां था, ओरिजिन पे था। अब इस कंडीशन में सोर्स चार्ज कहां पर है आपका, इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब फॉर्मूला कितना आया है, के क्यू। उसमें डिफरेंस क्या है, आर जो है वो आपका अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो यहां पर क्या आया है बेटा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, और इधर क्या आएगा r2 वेक्टर माइनस r1। तो ये सिमिलर है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो ध्यान से बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है और यहाँ पर जो है टर्म क्यूब में है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। देखो ध्यान से, यहाँ पर R2 माइनस R1 की कितनी टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स हैं, और एक टर्म्स ऊपर कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में है। तो अगर आप ध्यान से देखो वेक्टर फॉर्म में है चाहे, तो ऊपर एक टर्म है नीचे 3 टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है नीचे कितने टर्म बची, 2। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकाली थी, यहाँ पे क्या लग गया था, बस आर कैप लग गया था। तो ये आपके पास 2 एक्सप्रेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला कब आता है बेटा, जब आपका सोर्स चार्ज कहां पर हो, जब आपका सोर्स चार्ज कहां हो बेटा, ओरिजिन पे, यानी कि 0,0 पोजीशन। और ये एक्सप्रेशन कब आता है, जब आपका सोर्स चार्ज क्यू, जब आपका सोर्स चार्ज क्यू कहां पर रहेगा, किसी प्लेन में रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने माना वो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन। और यहां पर मैं दोबारा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद करनी है वो यही है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। आपका सोर्स चार्ज की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो चार्ज की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सेकंड, डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इट इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि आपका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वहां पर घटती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि अगर आर को डबल कर दिया बेटा, अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये तो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। मैं डिक्रीज के बजाय रिड्यूस लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डबल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। डिस्टेंस डबल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड टू कितना, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। समझ में आई, क्योंकि आर का स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब आर का 2r हो गया तो 4r का स्क्वायर हो गया तो 1/4 टाइम्स। इस तरीके से आपको ये बातें पता होंगी कि डिस्टेंस डबल करोगे तो क्या होगा, और डिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस को कम कर दिया, तो ये तो बात पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस कितने टाइम्स, अब डिस्टेंस हाफ कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये सारी बातें आपको मैथमेटिकली पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर किन किन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबको वीडियो समझ आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।